हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम 2022 में। तो आज का मुख्य टॉपिक कोशिका। तो आज कोशिका के बारे में जानना है। तो आगे चलते हैं। पृथ्वी पर कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? पृथ्वी पर कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? तो पृथ्वी पर 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला सजीव और दूसरा निर्जीव। तो आप लोग कहें कि ये बायोलॉजी में सजीव और निर्जीव का क्या काम है? बस आप लोग को समझना है। पृथ्वी पर कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? 2 प्रकार के। कितने? 2 प्रकार के। पहला सजीव और दूसरा निर्जीव। 2 प्रकार के निर्जीव पदार्थ, पहला सजीव और दूसरा निर्जीव। तो निर्जीव पदार्थ का निर्माण किससे होता है? निर्जीव पदार्थ का निर्माण किससे होता है? परमाणु से होता है। किससे? परमाणु से। किससे होता है? परमाणु से होता है। निर्जीव पदार्थ का निर्माण परमाणु से होता है। निर्जीव का सूक्ष्म इकाई क्या कहलाता है? निर्जीव का सूक्ष्म इकाई परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। सजीवों का निर्माण किससे होता है? तो सजीवों का निर्माण कोशिका से होता है। किससे? कोशिका से। सजीवों का निर्माण कोशिका से होता है। किससे? कोशिका से। सजीवों की सूक्ष्म इकाई कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है? कोशिका। सजीवों का निर्माण कोशिका से और सूक्ष्म इकाई कोशिका कहलाती है। याद रहे। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आई होगी। कई कोशिका मिलकर निर्माण करते हैं ऊतक। कई कोशिका मिलकर क्या निर्माण करती है? ऊतक को। और कई ऊतक मिलकर क्या निर्माण करती है? अंग को। क्या निर्माण करती है? अंग। कई ऊतक अंग का निर्माण करती है। कई कोशिका मिलकर एक ऊतक निर्माण करती है और कई ऊतक मिलकर एक अंग निर्माण करती है और कई अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करती है। अंग तंत्र का निर्माण करती है। तो सजीवों के संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? सजीवों के संरचनात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। कोशिका कहलाती है। सजीवों के कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका। सजीवों के कार्यात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। संख्या के आधार पर कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है? संख्या के आधार पर कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला एक कोशिकीय, दूसरा बहुकोशिकीय। पहला एक कोशिकीय, दूसरा बहुकोशिकीय। कोशिकीय जिसमें सिर्फ एक कोशिकाएं पाई जाती है और बहुकोशिकीय जिसमें एक से अधिक। तो वो हो गई बहुकोशिकीय। और ये सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे का। शुतुरमुर्ग के अंडे का। और कितना होता है? 170 गुने 135 मिलीमीटर। कितना? 170 गुने 135 मिलीमीटर। और सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, जीवाणु का। सबसे छोटी क्या होता है? माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, जीवाणु का। तो याद रहे इसका कितना होता है? सबसे छोटा 0.1 मिलीमीटर। अब बात करते हैं जब नापा गया, कोशिका देखा गया, तो सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग के अंडे में और सबसे छोटा जीवाणु में। जीवाणु में एक कोशिकीय और शुतुरमुर्ग में बहुकोशिकीय। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। मानव का आँख कितने मिलीमीटर पदार्थ को देख सकता है? हमारी आँखों, मानव की आँखें जो सबसे कम दूरी 0.1 mm तक देख सकती है। कितना देख सकती है? एक मानव की आँखें सबसे कम न्यूनतम 0.1 mm दूरी देख सकती है। इससे कम नहीं देख पाएगी। जीवों में कोशिका की संख्या किस पर निर्भर करती है? जीवों में कोशिका की संख्या किस पर निर्भर करती है? जीवों के शरीर पर। अगर हम बात करते हैं जीवाणु एक कोशिकीय, तो उसमें सिर्फ एक कोशिकीय ही पाया जाएगा। सिर्फ एक कोशिकीय। अगर हम बात करते हैं हाथी के और बात करते हैं
कुत्ता के, तो हाथी में सबसे ज़्यादा कोशिका पाया जाएगा या कुत्ता में? तो निश्चित बात है, निश्चित तौर पर यही कहा जाएगा कि जीवों के शरीर के आकार पर, यानी जिसका शरीर सबसे बड़ा होगा उसमें कोशिका की संख्या सबसे अधिक होगा। तो हाथी इसमें जब बड़ा है तो निश्चित तौर पर हाथी के अंदर सबसे ज़्यादा कोशिका होगा और कुत्ता में सबसे कम कोशिका होगा। यहाँ तक तो समझ में आएगा। माइक्रोस्कोप एवं सूक्ष्मदर्शी लेंस का आविष्कार किसने किया था? तो माइक्रोस्कोप को ही सूक्ष्मदर्शी लेंस कहा जाता है। तो माइक्रोस्कोप एवं सूक्ष्मदर्शी लेंस का आविष्कार किसने किया था? जेड जॉनसन और एच जॉनसन। जेड जॉनसन और एच जॉनसन 1590 में। कितना में? 1590 में। कौन किए थे? जेड जॉनसन, एच जॉनसन 1590 में माइक्रोस्कोप का आविष्कार किए थे। कोशिका का खोज किसने किया था? कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे। कौन किए थे? रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में। 1665 में कौन किए थे? रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। तो कोशिका का पता कैसे चला? तो पेड़ की छाल से, कॉर्क की छाल से। कॉर्क कहा किसको होता है? पेड़ की छाल को ही कॉर्क कहा जाता है। इसमें कॉर्क लिखा नहीं गया। कॉर्क को ही पेड़ का छाल कहा जाता है। तो इसी से पेड़ की छाल से कोशिका की खोज हुआ। किसने किए? रॉबर्ट हुक ने किए थे। सेल किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। सेल किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। लैटिन भाषा का अर्थ छोटा कमरा। लैटिन भाषा का अर्थ होता है छोटा कमरा। लैटिन भाषा का अर्थ छोटा कमरा, याद रहे, छोटा कमरा। रॉबर्ट हुक ने पेड़ की छाल को देखा तो वह कैसा दिखाई दिया? रॉबर्ट हुक जब वही पेड़ कॉर्क की छाल यानी पेड़ की छाल को चूर चूर कर एकदम पतला कर दिया, महीन कर दिया, जब उसको माइक्रोस्कोप से देखा गया तो कैसा दिखाई दिया? मधुमक्खी के छत्त के जैसा आकार। और उसी को नाम दिया क्या? कोशिका। उसी को रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया? कोशिका। मृत कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक। याद रहे, रॉबर्ट हुक कोशिका का खोज किया, लेकिन वो मृत कोशिका का खोज किया। कौन सा कोशिका का? मृत कोशिका का खोज किया। तो मृत कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने। मधुमक्खी के छत्ता को सेल का नाम किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने दिया। रॉबर्ट हुक ने दिया। मधुमक्खी के छत्ता को सेल का नाम किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने दिया। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? यह है, जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक। 1675 में। इसकी यहाँ पुष्टि होना चाहिए। इसकी पुष्टि 1683 में हुआ। जीवित कोशिका का खोज तो ल्यूवेनहॉक 1675 में किया था, लेकिन इसकी पुष्टि उस टाइम नहीं हो पाया था। लेकिन इसकी पुष्टि 1683 में किया गया। 1683 में किया गया था। और सबसे पहले मृत कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने किए। जीवाणु का खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने। किसका खोज किया था? जीवाणु का खोज। जीवित कोशिका की तुलना में मृत कोशिका होती है काफ़ी मजबूत। अगर बात किया जाए कि जीवित कोशिका सबसे ज़्यादा मजबूत होती है या मृत कोशिका, तो मृत कोशिका मजबूत होती है, काफ़ी मजबूत होती है मृत कोशिका। कोशिका के अंदर में पाए जाने वाले तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? कोशिका के अंदर में पाए जाने वाले तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्मा। जीव द्रव इंग्लिश में इसे प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। जीव द्रव प्रोटोप्लाज्मा। जीव द्रव का खोज किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव का खोज किसने किया था? पुरकिंजे। कब? 1839 में। 1839 में किया था। कौन किए थे? पुरकिंजे। 1839 ईस्वी में। नए सिरे से जीव द्रव का खोज किसने किया था? बॉन मॉल। एक से एक वैज्ञानिक आए और अपनी अपने जो अनुभव दिखाएं कोशिका के बारे में। तो नए सिरे से जीव द्रव का खोज किसने किया? बॉन मॉल ने। 1839
1845 में, 1845 में। लेकिन इनका भी पुष्टि नहीं हुआ। एक से एक पागल आए जो कि अपना अपना बात को रखें। तो जब इनका पुष्टि नहीं हुआ तो एक और पागल आए, यानी एक और वैज्ञानिक आए। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका के अंदर केंद्रक, ये कोशिका हो गया और इसके अंदर एक बिंदु, तो ये क्या हुआ? केंद्रक, यही केंद्रक हुआ। तो केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन 1831 में किए। कौन किए थे? रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। तो आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। सेल थ्योरी का या कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो स्लाइडेन और स्वान ने, याद रहे। सेल थ्योरी अंग्रेजी और कोशिका सिद्धांत हिंदी में है। तो सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? स्लाइडेन एवं स्वान ने 1839 में। क्या किया था? स्लाइडेन और स्वान कौन कहते हैं? स्लाइडेन और स्वान ने। कब कहते हैं? 1839 में। कोशिका सिद्धांत की 4 बातें क्या है जो स्वान और स्लाइडेन ने दिया? ये महत्वपूर्ण बातें हैं, याद करना बहुत ज़रूरी है, याद रखना। तो पहला बात है सजीवों का निर्माण कोशिका से होती है। दूसरी बात, सजीवों में कोशिका निर्माण की प्रक्रिया सबसे पहले कोशिका से होती है। याद रहे, सजीवों में कोशिका निर्माण की प्रक्रिया सबसे पहले कोशिका से होती है। जैसे पहले स्पर्म प्लस ओवा, यानी ये दोनों का जब मेल होता है तो जाइगोर का सिद्धांत की 4 बातें क्या है जो स्वान और स्लाइडेन ने दिया था? तो स्वान और स्लाइडेन ने दिया था। तो पहला बात है सजीवों का निर्माण कोशिका से होती है। और दूसरा क्या था? सजीवों में कोशिका निर्माण की प्रक्रिया सबसे पहले कोशिका से होती है। तो सजीवों में कोशिका निर्माण की प्रक्रिया जो शुरू होती है वो कोशिका से ही होती है। तो बात करते हैं जैसे में स्पर्म प्लस ओवा, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो जाइगोर का निर्माण होता है। क्या? जाइगोर का निर्माण होता है। और जब जाइगोर का निर्माण होने के बाद जब उसमें भ्रूण मिलता है तो उस निर्माण होता है गर्भ का। क्या निर्माण होता है? गर्भ का निर्माण होता है। और जब भ्रूण गर्भ में जाकर मिलता है तो निर्माण होता है शिशु का। क्या होता है? शिशु का निर्माण होता है। जब शिशु का निर्माण होता है तो उसके बाद क्या? बच्चा का जन्म होता है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र रहने में सक्षम है, परंतु वे सभी मिलकर कार्य करते हैं। जितना भी कोशिका है हमारे शरीर में, सभी अपने आप में स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, और लेकिन सभी साथ मिलकर कार्य करते हैं। सजीवों की नहीं कोशिका के निर्माण केंद्रक की भूमिका होती है। लेकिन इनकी जो चौथी बात है उनको पुष्टि नहीं किया जा सकता, और ये गलत बात है। ये बात गलत है। तो एक और वैज्ञानिक आते हैं और इनकी बातों को स्पष्ट रूप से सही करते हैं। तो पुरानी कोशिका से नई कोशिका बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन। क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन कहते हैं, सेल डिवीजन। तो पुरानी कोशिका से नई कोशिका बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सेल डिवीजन।